चलिए वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग कोग्निजेंट का मॉक टेस्ट कंप्लीट सोल्व करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको कोग्निजेंट के प्लेसमेंट पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2021 बैच के लिए कैंपस प्लेसमेंट कोग्निजेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं और दो प्रोफाइल यानी जेएनसी और जेएनसी नेक्स्ट दोनों प्रोफाइल के लिए कोग्निजेंट हायर कर रही है। तो इस वीडियो के मॉक टेस्ट में हम लोग जेएनसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका मॉक टेस्ट हम लोग सोल्व करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो बेसिकली आपके ऑनलाइन टेस्ट में 4 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके 24 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 35 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग सेकंड सेक्शन रहेगा, फिर कोड डिबगिंग और फिर एसे राइटिंग। ठीक है, और टोटल आपका जो ये टेस्ट रहने वाला है ये 120 मिनट्स का रहने वाला है, यानी 2 आवर्स का आपका टेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में इस मॉक टेस्ट में हम लोग केवल 3 सेक्शन सोल्व करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कोड डिबगिंग और एसे राइटिंग, क्योंकि जो ये वीडियो है ये मैं पहले शूट कर चुका हूँ। तो इस वाले मॉक टेस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरा कैपजेमिनी का मॉक टेस्ट देख लेना, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों सेक्शंस पर फोकस करते हैं, खासकर कोड डिबगिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, यानी एप्टीट्यूड का टेस्ट हम लोग सोल्व करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो लगभग आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग 14 से 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड के, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसके लिए आप रिमाइंडर थ्योरम के आपको कंसेप्ट थोड़ा पता होने चाहिए। मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेकर चलता हूँ, थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर मुझको लिखना है कि मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और मुझसे पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो मैं 5 वन जा 5 कर दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन इसको मैं दूसरे वे में भी कह सकता हूँ कि मेरा रिमाइंडर है, अगर मैंने 6 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर है +1 और मेरा दूसरा रिमाइंडर होगा -4। ठीक है, मेरे दो रिमाइंडर हैं इस केस में, हर केस में मेरे दो रिमाइंडर होंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि मेरे हर केस में दो रिमाइंडर होंगे। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास लिखा है 13 × 15/7। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर इस तरह की कोई मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करिए, आप इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। यानी पहले एक बार 13 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, एक बार 15 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, और दोनों का जो रिमाइंडर आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको जो रिमाइंडर है वो +1 या -1 की फॉर्म में ही लिखना होगा, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपको यानी +1 या -1 की फॉर्म में बनाना है। तो अब मैं अगर 13 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या होगा, 13 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो मेरा एक रिमाइंडर आ जाएगा +6 और दूसरा आ जाएगा -1, और मुझे तो -1 की फॉर्म में बनाना है, तो ये मेरा आ गया -1 एक रिमाइंडर। और जब मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है +1, तो बाई 7, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 × +1 यानी -1/7। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो आ गया -1, यानी ये -1 मेरा रिमाइंडर आ गया। -1 को हम +6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 है ना, 7 की कंपैरिजन में -1 कितना होगा, +6। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया +6 मेरा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर एक और चीज़ दे दी है इन्होंने, जैसे दे दिया है कि 2⁴ × 4⁶/3, इसमें आप रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, तो देखिए, बड़ी बेसिक चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसमें रिमाइंडर निकालिए, आप इसको 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, आप पावर को इग्नोर कर दीजिए फिलहाल। ठीक है, यानी 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा -1 रिमाइंडर। ठीक है, फिर आप इसमें पावर ऐसे की ऐसे लिख लीजिए। अब आप 4 को 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आ जाएगा +1 × 6/4, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप -1 की पावर 4 करोगे तो +1 आएगा,
और ये 1 की पावर 6 करोगे तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी जो आपका रिमाइंडर आ गया है वो आ गया है 1, +1 या -3। हम हमेशा ज़्यादातर प्लस में ही निकालते हैं आंसर, तो आंसर आ गया आपका +1। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, आपको पावर की भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपको केवल +1 या -1 की फॉर्म में इसको बनाने का सोचना है और उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये मैंने बिल्कुल ही बेसिक बता दिया है जो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होने चाहिए। आप एक बार गूगल कर सकते हैं तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता लग गया होगा कि हमें +1 और -1 की फॉर्म में बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 32 की पावर 31 है और उसकी पावर 301 है और मुझे 9 से डिवाइड करना है। तो अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे तो यहाँ पर +1 या -1 लाना है ऊपर, मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी डिजिट होनी चाहिए कि मेरा +1 या -1 आ जाए। तो अब ये 32 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो 9 या 27 होते हैं, तो यहाँ पर तो 5 आ रहा है, और अगर मैं 9 चौक 36 कर दूँ तो -4 आ रहा है, यानी मेरा रिमाइंडर -4 आ रहा है या +5 आ रहा है। तो ये तो 1 आ नहीं रहा, मुझे या तो +1 चाहिए या -1 चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 32 की जगह यहाँ पर 8 आ जाए तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, रिमाइंडर 8/9 हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर मैं 8 बनाना सोचता हूँ किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सिंपल सा काम करता हूँ, मैं लाल कलर ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं 32 की पावर 31 की पावर 301 है, इसमें पहले मैं ये जो पावर है इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 31 की 301 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ जाएगा 9331 आ जाएगा, 32 की पावर आ जाएगा 9331। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर 8 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको 2 की पावर 5 में 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 9331। तो मैं 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 9331 में, तो मेरा आ जाएगा ये 2 की पावर 46655। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन करके आ गया है, जब मैंने 5 की 9331 में मल्टीप्लाई की। ठीक है, आप कर लेना। तो मेरा ये आ गया 2 की पावर 46655। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर 8 लाना है ना। तो देखिए मेरा आ गया 2 की पावर 46655, मुझे यहाँ पर ऊपर 8 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर क्यूब में से कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 2 की पावर क्यूब में, और इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 2 का स्क्वायर बाई 9। तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया। अभी 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1551 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो इधर आएगा, जो इधर रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 15551 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 हो जाएगा, 4/9। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 स्क्वायर को मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पर रिमाइंडर आया था मेरा -1, है ना। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो -1 की पावर ये पूरी की पूरी 15551 मैंने लिख दी, बाई इंटू 4/9 आ गया। ठीक है, अब मैं जब इसको सोल्व करूँगा, मेरे पास कितना आ गया, -1 की पावर 15551 इंटू 4/9। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये जो पावर है ओड है, तो ये हमेशा -1 आएगा। तो -1 इंटू 4/9 यानी मेरा आ गया -4/9। ठीक है, और -4/9 यानी मेरी जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया -4, और -4 आ गया तो दूसरा कितना आ गया, +5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 9 है, तो मेरे 2 रिमाइंडर आ गए -4 या +5, और रिमाइंडर हम हमेशा प्लस में लेते हैं। तो जो मेरा इसका आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा +5। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 3x इंटू वाई व्हेन x + y = 8। ठीक है,
तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखिए जब यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब है, एक्स इंटू वाई है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है यार, मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि x की और y की वैल्यू मुझे कोई रैंडम लेनी है जो दोनों का सम 8 हो, ठीक है, दोनों का सम 8 हो, मुझे कोई ऐसी वैल्यू लेनी है x और y की। तो x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 7 हो, x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 6 हो, x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 5 हो, x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू भी 4 हो, है ना, x की वैल्यू 5 हो, वैल्यू की y की वैल्यू 3 हो। लेकिन आप इन सारे केस में देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी अगर x और y की वैल्यू 4 हो, ठीक है, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू 4 होगी तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, है ना, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है एक्स वाई, है ना। तो x और y की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी, मतलब इस वाली इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी अगर x और y की वैल्यू 4 हो। अगर 5 और 3 होती है तो कम हो जाएगी, या फिर कुछ भी होती है 6 इंटू, आप वैसे भी देख सकते हैं ना, 1 इंटू 7 अगर आप लोगे तो 7 होगी, ठीक है, 2 और 6 लोगे तो 2 6 जा 12, 3 5 लोगे तो 3 5 जा 15, लेकिन 4 और 4 लोगे आप तो 4 4 जा 16। अगर उसके बाद आप फिर से 5 और 3 लेते हो तो 15 आएगा, है ना। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब x की वैल्यू भी 4 होगी और y की वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूँ x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4, तो मेरा आ जाएगा ये 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 4, है ना। ये 3 अच्छे से नहीं बन रहा, चलो। तो अगर मैं 4 क्यूब निकालूँ 64 इंटू 64 प्लस 3 4 जो 12 प्लस 48, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4144, यानी दिस वन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी हमें इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी जब x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो। तो आप, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू भी 4 होगी तभी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 और 4 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो यानी सम हमारा 3 आ जाए या 4 आ जाए, ठीक है। तो टोटल तो 36 होते हैं, जब टू डाइस रोल्ड होती हैं तो 36 टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं। हमें सम 3 लाना है या 4 लाना है, ठीक है। यानी या तो 3 हो या 4 हो। 3 कब होगा, 1 2 आ जाए, पहली डाइस में 1 दूसरी में 2, ठीक है, और या फिर 2 1 आ जाए, यानी पहली में 2 दूसरी में 1, या फिर, है ना, यही होंगे 3 की पॉसिबिलिटी तो। और 4 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 की पॉसिबिलिटी होगी कि 1 3 हो, है ना, या फिर 2 2 आ जाए, या फिर 3 1 आ जाए। बस ये 5 ही पॉसिबिलिटी होंगे आई थिंक। ये 3 के लिए या तो 1 2 आए, यानी पहले में 1 आए दूसरे में 2 आए, या फिर पहले में 2 आए और दूसरे में 1 आए। और 4 के लिए या तो 1 3, या फिर 2 2, या फिर 3 1। तो टोटल केस हो गए 5, तो 5/36 हो जाएगा इसमें आंसर, है ना, 5/36। थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। और अगर आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए पीछे रिवाइंड करके, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो। चलिए तो अब हम नंबर 4th क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल 3 नंबर्स विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को इनमें से कोई भी नंबर बताना है जो इन सब को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या करना है, आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इन तीनों का आपको HCF निकाल देना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यार अब मैं इसको सोल्व नहीं करने वाला क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको HCF तो निकालना आता ही होगा सबको, ठीक है। तो आपको इसमें HCF निकाल लेना है। तो मैं इसको आपको इसका आंसर बता देता हूँ
इसका आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो आप आंसर सोल्व कर लेना, HCF निकाल लेना और 24 आ जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग ज़रूर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। वैसे आपका HCF तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप एक बार गूगल भी कर लेना, कोई दिक्कत हो तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आ गया, हाउ मैनी जीरोज आर इन अ फैक्टोरियल ऑफ 200, यानी 200 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी। ठीक है, तो यार इसका ना एक वो होता है, फॉर्मूला होता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने का। क्या होता है, अगर बेसिक से लेकर चलता हूँ आपको, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर ये तो 200 फैक्टोरियल का इन्होंने कहा है, अगर मुझे सिंपल ये पूछ ले जाए, जैसे जैसे मुझसे ये पूछ ले जाए कि 4 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो भी नंबर होता है उसको लिखना होता है अपॉन 5 प्लस जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखनी होती है मैं बड़ी वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर की बड़ी वैल्यू है तो यानी ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मुझे 6 फैक्टोरियल में निकालना है कि कितनी जीरो होगी, क्योंकि अगर आप देखिए 4 फैक्टोरियल का आंसर आया था 0, मतलब 4 फैक्टोरियल में एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि होता है 4 3 इंटू 2 यानी 24। ठीक है, यानी सच में एक भी जीरो नहीं है। अब मैं 6 फैक्टोरियल को चेक करता हूँ। 6 फैक्टोरियल मैंने क्या बताया आपको, 6/5 लिख लीजिए, प्लस 6/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6/5 का क्यूब। लेकिन इतनी आगे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए ये 6 तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा, तो यहाँ पर 1 आ गया है, डिवाइड करने के बाद 1 आ रहा है ना आंसर, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हम केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे यानी 1, और ये 6/25 यानी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू हो गई है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी केवल एक जीरो होगी। ठीक है, तो अगर मैं 6 इंटू 5 करूँ, मतलब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूँ, तो 6 5 से 30 इंटू 4 120 इंटू 360 इंटू 2 यानी 720 होता है हमारा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, यानी 1 ही जीरो आती है। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ और मैं निकालता हूँ, मैं मान के चल लीजिए मैं निकालता हूँ 11 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया 11/5 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 11/5 स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 11/5 क्यूब। ठीक है, अब 11/5 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है यानी 2। अब मैं 11/25 करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो मेरी इसमें 2 आंसर आ जाएगा। तो आप इसके 11 फैक्टोरियल अगर आप निकाल के देखोगे तो इसमें 2 जीरो होंगी, है ना, क्योंकि अगर आप 10 फैक्टोरियल निकालोगे तब भी 2 जीरो होंगी, है ना। 9 फैक्टोरियल निकालोगे आप तो फिर एक जीरो होगी केवल, क्योंकि यहाँ पर 9/5 आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि अगर मैं 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, देखो 720 मेरी 6 फैक्टोरियल की आई थी, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। जब आप इसको करोगे तो कैलकुलेटर से आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक ही जीरो आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको वो बता दिया है इसका फॉर्मूला। तो अब मेरे को 200 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 200/5 कर दूंगा पहले, प्लस 200/5 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, प्लस 200/5 का क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 40 डिवाइड करने पर, और 200/25 आ जाएगा आपका 8, 25 8 200, है ना, और प्लस ये आ जाएगा 200/125 जो कि आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी हम इसमें 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी 40 + 8 48 प्लस 1 49, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका 49। तो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेथड किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, हम कोई भी नंबर होता है जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे मुझे 16 का निकालना है तो पहले मैं 16/5 लिख दूंगा, प्लस 16/5 का स्क्वायर लिख दूंगा, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, और मुझे केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो 5 3 या 15 होते हैं तो 3 आ गया, 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं केवल 3 लूँगा। फिर प्लस 16/25, 16/25 में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें 0 यानी केवल 3 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, यानी 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगी जो 16 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ।
हाउ मैनी न्यू वर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स परमुटेशन। परमुटेशन से कितने नए वर्ड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप परमुटेशन में बड़े बेसिक क्वेश्चन है, पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, परमुटेशन में कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं। तो क्या करोगे आप, इसमें पहले लेटर्स गिन लीजिए कितने हैं। PERMUTATION, यानी ये हो गए मेरे 11 लेटर्स हैं मेरे, ठीक है। तो मैं इन 11 लेटर्स को 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो हमारा टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 11 बाई फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दूंगा मैं। तो मैं इस परमुटेशन को 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है, देखिए बहुत ट्रिकी है क्वेश्चन। कुछ लोग 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। मेरे से क्या पूछा गया है, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, यानी परमुटेशन तो एक वर्ड बन चुका है, इसके अलावा नए वर्ड्स कौन से होंगे, तो मैं -1 कर दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल -1, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप पीछे से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। परमुटेशन के आपको लॉजिक पता होगा कि जैसे जितने भी लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं, और जितनी भी वैल्यू रिपीट होती हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर मुझे बोला गया कि निपुण NIPUN, निपुण को मैं कितने जो जितने भी इसके निपुण से कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो निपुण को मैं कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 से मैं कर दूंगा डिवाइड। तो पूरे निपुण को मैं इतने वेज में मैं कर सकता हूँ अरेंज, ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय निपुण, न्यू वर्ड्स कितने बनेंगे, यानी एक निपुण तो आ चुका है, इसके अलावा यानी मैं -1 कर दूंगा। और अगर पूछा जाए कि निपुण कितने वेज में अरेंज हो सकता है, तो ये 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। लेकिन -1 क्यों करा, क्योंकि न्यू वर्ड, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए यार। ये देखिए 8 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देर आर 6 रेड बॉल, 8 ब्लू बॉल एंड 7 ग्रीन बॉल इन अ बैग। इफ 5 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 आर रेड, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 3 लाल हों, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। कम से कम 3 तो हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके मैं केस बना लेता हूँ सिंपल। टोटल मेरी बॉल हो गई 8 6 14 और 21 मेरी टोटल बॉल हो गई, जिसमें से 6 रेड हैं, तो 21 - 6 करूँ तो 15, यानी 15 मेरी हैं जो रेड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में ले लेता हूँ कि मैंने ले ली 3 लाल ले ली, ठीक है, और बाकी 2 ले ली मैंने जो लाल के अलावा हो, ठीक है। तो 15C2 बाई 21C5, मुझे टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो पहली कंडीशन ली है मैंने कि इसमें 3 लाल हैं और बाकी 2 या तो ब्लू हैं या ग्रीन है, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसने कहा है कम से कम 3 हो, तो यानी मैं 4 भी ले सकता हूँ लाल। तो मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ जिसमें मैंने 4 लाल ली हैं, ठीक है। 6C4 इंटू 15C1, ठीक है, बाई 21C5, ठीक है। दूसरी कंडीशन बन गई। तीसरी में क्या बना सकता हूँ कि मैं 5 ही लाल ले लूँ, तो 6C5 बाई 21C5, ठीक है। तो इन तीनों को, ये तीनों हो जाएगी मेरी कंडीशन, ठीक है। तो आप इन तीनों को आप सिंपली सोल्व कर लोगे, और जो भी आप सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप इसमें टिक कर दोगे। तो आप इसमें सोल्व करके आप फाइनल आंसर निकालिए, और जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब इनमें से आपका एक ऑप्शन बन जाएगा। अभी मैं सोल्व करने वाला नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करता हूँ। आपको कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए, कोई डाउट आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे। वैसे आप जल्दी सोल्व करिए ताकि मुझे पता भी लगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं। तो आप सोल्व करिए और नीचे इसमें इसका आंसर आप कमेंट करिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आया है, ठीक है। चलिए, तो हम अब आ गए 9th क्वेश्चन पर, देख लीजिए आप एक बार। चलिए जी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं एक एक ऑप्शन इसमें पुट करके देख लूँ,
क्योंकि ऑप्शन से मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इक्वेशन बनाऊंगा तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 3000 में पुट करके देखूंगा। इसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चर की निकालनी, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि 3000 इसका सही आंसर है। उसके बाद अगर मैं ये इक्वेशन निकालूँ, यानी इसका 40% में निकालूँ, फिर 30% इसका प्रॉफिट निकालूँ और फिर 20% अगर मैं लॉस निकालूँ, तो मेरा 7280 आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं 3000 का पहले 40% प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चर ने 40% प्रॉफिट के साथ डीलर को बेचा है, ठीक है। तो 3000 का अगर मैं 40% निकालूँगा तो मैंने कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 40/100, इससे ये गया तो ये आ गया 1200, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरर ने जो डीलर को जो ये व्हीकल बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 3000 प्लस 1200, यानी कि 4200 का उसने यानी 4200 का डीलर की कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मेरी डीलर की आ गई है 4200। अब जो डीलर ने जो कस्टमर को बेचा है वो 30% प्रॉफिट के साथ बेचा है, यानी मैं एक बार इसका 30% निकाल लूँगा। इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये आ गया, यानी 4200 प्लस 1260। मैं इसे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5460, ठीक है। यानी कि 5460 हो गई है कस्टमर की कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए, कस्टमर ने 20% लॉस के साथ बेचा है, ठीक है, टू अ फ्रेंड। तो आप अपने आप ही सोच सकते हो कि अगर इसमें 20% का लॉस हो रहा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, 5460 से कम ही होगी, ये ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है। तो यानी 7280 इसका आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। कम होगी तो लगभग कितनी आएगी, 3000 या 4000 के आसपास इसका आएगा। यानी हमें जो ये वाली वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो अब मैं 4000 नहीं लूँगा, मैं 5000 लेके देखता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो काफ़ी कम आ रही है ना। 3000 से लेके 4000 के बीच में आंसर आ रहा है, हमें चाहिए 7280। तो अब मैं 5000 लेके देखूँगा, ठीक है। तो 5000 अगर है मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस, तो उसने 40% में इसका प्रॉफिट निकालूंगा, तो 5000 इंटू 40 अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी कि ये 2000 प्लस कर दूंगा, यानी कि 7000 इसके लिए डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई है। अब डीलर बेचता है 30% प्रॉफिट पर, यानी इसका मैं फिर से 30% प्रॉफिट निकाल लूँगा, तो ये हो गया आपका 2100। यानी कि जो कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 7000 प्लस 2100, यानी कि ये हो गई है 9100, राइट। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस 9100। अब जो कस्टमर अपने फ्रेंड को बेचता है वो 20% के लॉस पे बेचता है, तो मैं इसका 9100 का 20% निकाल लूँगा, कि इसको लॉस निकालूंगा मैं इसका, तो ये आ जाएगा मेरा 20212918। ओके, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा मैन्युफैक्चरर का, वो कितना आ गया है, 9100 माइनस 1820 अगर मैं करूँगा, ठीक है। देखिए, कस्टमर ने 20% के लॉस पे बेचा, यानी कि 9100 तो उसको कॉस्ट प्राइस था, उसको 20% लॉस हो गया, तो 9100 माइनस 1820 आया था ना मेरा अभी। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरा 7280 आ गया है, जो कि मेरा सही है, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5000। तो आपको सिंपल तरीके से आप कोई सा भी ऑप्शन रख के देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो काफ़ी जल्दी आपका हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ क्वेश्चंस को बेटर होगा कि हम लोग ऑप्शंस पुट करके देखें, तो हमारा जो है टाइम बच जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लीजिए आप, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 44 टू द पावर 44 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n। तो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 3 से। ऑप्शंस ये रहे। अच्छा, इसमें n इक्वल टू 10 भी है, तो हम लोग पहले 10 के लिए ही ट्राई कर लेते हैं कि हो सकता है हमारा टाइम बच जाए, आंसर हमारा सही आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 कब होगा, n इक्वल टू 0 तब होगा, यानी कि अगर 44 टू द पावर 44 अगर कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है 3 से, तभी तो n इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इसमें कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है 44 टू द पावर 44 को अगर मैं
3 से डिवाइड करके कुछ भी मेरा रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब n इक्वल्स टू ना तो 10 हो सकता है, ना 5 हो सकता, ना 20 हो सकता, फिर तो n इक्वल्स टू 0 ही हो सकता है, यानी कि ये वाली वैल्यू केवल 1 से डिवाइड हो सकती है, 3 की किसी भी पावर से डिवाइड नहीं होगी। तो मैं बस सिंपल निकाल लेता हूँ कि 44 टू द पावर 44 में जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। मैं इसमें बता देता हूँ 2 तरीके रिमाइंडर थ्योरम से आपको कैसे निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देखकर आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना है। तो 44 को आप लिख लोगे 11 इंटू 4 की पावर 44/3। ठीक है, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 44 इंटू 11 इंटू 44/3, है ना। यानी इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ये 4 की पावर 44 है, ये है ना यहाँ पर 4 की पावर 44 है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 11 इंटू 44 दिस इज, इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि हम लोग 4 को क्या लिखने वाले हैं, हम लोग प्लस या -1 में बनाते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 + 1 की पावर 44/3 इंटू 11 की पावर 44। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। मेरा आ गया 3 + 1 की पावर 44/3 इंटू 11 की पावर 44। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम इसे सोल्व करते हैं क्या आता है, हमारा रिमाइंडर 1 की पावर 44 आ जाता है, या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, तो 1 की पावर 44 इंटू 11 की पावर 44/3 हमारा रहेगा अभी। अच्छा, 1 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 इंटू 11 की पावर 44/3, यानी कि 11 की पावर 44/3। ठीक है, तो अब आपको इसका रिमाइंडर निकाल लेना है 11 की पावर 44/3 का। तो मैं फिर से लिख देता हूँ 11 की पावर 44/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख दूंगा 9 + 2 की पावर 44/3। अब मैं इसमें आपको नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इससे आपके रिमाइंडर थ्योरम के भी कंसेप्ट अच्छे होंगे, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हमें अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए कभी, ठीक है, तो हम लोग रिमाइंडर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 9 मेरा पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला रिमाइंडर होगा 2/3 का, वही मेरा कंप्लीट रिमाइंडर होगा। तो मैं इसको केवल इतना सोल्व कर सकता हूँ 2/3 की पावर 44। तो अगर इसको मैं से सोल्व करूँगा तो फिर आ जाएगा मेरा 3 - 1 की पावर 44/3। ठीक है, और ये -1 की पावर 44 मेरा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि मेरा 1 आ जाएगा, 1। तो मेरा 1 फाइनल रिमाइंडर आ गया। क्योंकि इसको तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही सोल्व करते हैं ना, माइनस जो भी होता है ये मैंने प्लस या -1 की फॉर्म में बना लिया, तो ये -1 की पावर 44 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो मेरा 1 फाइनल रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि ये मेरा 1 जब मेरा रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ना ये वाला ऑप्शन होगा, ना ये, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अगर 12 गर्ल्स कहीं पे चली जाती हैं, एंटर्ड आउट हो जाती हैं अगर 12 गर्ल्स, तो जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। चलिए, तो हम लिख लेते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि बॉयज़ की संख्या भी x थी और गर्ल्स की संख्या भी x थी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैं इक्वेशन क्या बना दूँगा, x - 12 अगर हो जाता है, ठीक है, तो ट्वाइस द बॉयज एज गर्ल्स रिमेन, तो गर्ल्स x/2 हो जाती हैं। किसने कहा है ना कि बॉयज़ डबल हो जाते हैं, बॉयज़ डबल हो जाएं या गर्ल्स हाफ हो जाएं, बात तो एक ही है। तो मैंने x/2 लिख दिया, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2x - 24 = x। अब मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा और 24 को राइट हैंड साइड में, तो ये मेरा हो जाएगा 2x - x = 24। तो यानी x की वैल्यू आ गई मेरी 24। ठीक है, तो x की वैल्यू 24 और यानी x मैं मान लेता हूँ कि गर्ल्स थी, तो जितनी गर्ल्स थी उतनी बॉयज़ थे, इक्वल थे।
तो एक्स की वैल्यू भी 24, यानी गर्ल्स की वैल्यू भी 24 और बॉयज़ की वैल्यू भी 24। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 24 प्लस 24। तो मेरा आंसर आ जाएगा 48। तो 48 ये वाला ऑप्शन मेरा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक्स थी। तो एक्स की वैल्यू 24 आई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? एक्स प्लस एक्स, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स, जो कि है 2x। एक्स की वैल्यू 24 आई, तो 24 इंटू 2 48। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, वही मैं कह रहा था कि आपको आसान आसान से क्वेश्चन इसमें छाटने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप देख लीजिए। चलिए, तो देख लिया होगा आपने। हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 बैग हैं जिसमें वाइट और ब्लैक बॉल हैं। पहले बैग में 8 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं, जबकि दूसरे में 4 वाइट हैं और 7 ब्लैक हैं। तो उनमें से एक बॉल निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक बॉल हो। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अगर बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि पहला बैग सेलेक्ट हुआ है ना, 2 बैग है ना, तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। उसमें से आपकी 6 ब्लैक बॉल हैं, तो यानी कि ब्लैक बॉल सेलेक्ट 6C1 तरीके से वो कर सकता है, जबकि टोटल बॉल कितनी है? 8 + 6 यानी 14C1। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट बैग की। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, 1/2, दिस 1/2, यानी अगर पहला बैग सेलेक्ट हुआ, 2 बैग है ना, तो 1/2, और आपकी 6 ब्लैक बॉल हैं तो 6C1 तरीके से वो सिलेक्ट हो सकती है, और टोटल हैं 8 + 6, 8 वाइट और 6। जबकि जो दूसरा बैग है उसको भी 1/2 वे में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटू क्या हो जाएगा? 7 ब्लैक बॉल हैं तो 7C1 अपॉन टोटल कितनी होगी? 7 + 4 यानी 11C1। तो आपको इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देंगे आप या करूं? आई होप आप कर देंगे। चलिए, आसान से ये मैं बता देता हूँ आपको। 6C1 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। 14C1 की वैल्यू 14 होती है ना। 7C1 की वैल्यू 7 होती है, और 11C1 की वैल्यू 11 होती है। तो मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे लिख सकता हूँ। देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लूँगा मैं इसको, तो ये क्या क्या आ जाएगा? देखिए, 1/2 हमारी बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी, इंटू 6C1 हमने लिखा था, 6 ब्लैक बॉल थी, क्योंकि 6 बाई टोटल थी हमारी 14, तो 14C1 की वैल्यू 14 आ गई थी, प्लस 1/2 इंटू 7 ब्लैक बॉल थी, तो 7C1 की वैल्यू 7 और 11C1 की वैल्यू 11। जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका एलसीएम 154 आ जाएगा, है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 14 14 14 11 11 इंटू 3 33 प्लस, और यहाँ से आपका आ जाएगा 22 इंटू 7 + 49, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 49 3 52 82/154 154। और इसको जब आप इसको किससे कर सकते हैं? आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 41/77। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 41/77, जो कि ये रहा। ठीक है, तो फोर्थ इसका ऑप्शन बन गया है। इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन अभी मैंने आपको बना के दिखाई है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6 कैसे आया। 6C1 की वैल्यू 6 होती है, 14C1 की वैल्यू 14 होती है, 7C1 की वैल्यू 7 और 11C1 की वैल्यू 11। ठीक है, तो इसका आंसर 41/77 आ जाएगा। चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए आप एक बार। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो ये ओगी है, ये स्पेंड सारी मनी 5 स्टोर में स्पेंड करता है अपनी, और हर स्टोर में इस तरीके से करता है कि जितनी भी उसके पास मनी है उसके से 4 ज़्यादा करता है। यानी मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं, तो 100 का हाफ हो गया 50, 50 में 4 ज़्यादा है, यानी 50 में 4 ऐड कर दूँ तो 54। यानी कि जितने भी, जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, तो उसमें स्टोर में मैं 54 स्पेंड करूँगा, यानी जितना मेरा रुपये हैं उसका हाफ + 4। ठीक है, तो he spent ₹4 more than 1/2 of what he had when he went in। ठीक है, when he entered the first store। तो ओगी के पास कितने रुपए थे कि जब वो पहले स्टोर पर गया था, क्योंकि 5 स्टोर में जाने के बाद उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑप्शन देख कर ही होते हैं, तो है ना। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया था, उस वो भी ऑप्शन देख के ही था। तो इसमें भी हमें हर एक ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा। जैसे 252 है, तो इसका अगर मैं हाफ़ करूँगा तो ये हो जाएगा कुछ 126 + 4
यानी कि वो 130 पहले स्टोर में स्पेंड करता है, तो अब 130 अगर उसने स्पेंड कर दिए तो टोटल कितने बचे उसके पास, 252 में से 130 माइनस करूँगा मैं, तो 1 2 बचे हैं। तो दूसरे में कितने करेगा वो, 6, इसका हाफ हो जाएगा 61 + 4 यानी कि 65 दूसरे स्टोर में कर देगा। तो 120 में से 22 में से मैं 65 माइनस करूँगा तो मेरे पास बच जाने चाहिए 7, और 11 में से 6 गए 5, है ना, 57। अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि अपना भी पॉइंट में आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो 57 बटे अगर आप 2 करोगे, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 + 5 यानी 32.5, इसमें माइनस करोगे आप, उसका हाफ करोगे, पॉइंट में जा रहा है, ये आंसर नहीं आने वाला, आप इसको अपने आप ही स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप 248 को लेकर देखिए 248 में क्या करोगे आप, 248 का हाफ हो गया 124, है ना, +4, क्योंकि इसने हाफ का चार्ज ज़्यादा ऐड करता है वो, तो 128 यानी पहले स्टोर में उसने 128 स्पेंड करे, इसमें से 128 में माइनस करूँगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 120, है ना, 120 बच गए ना। तो अब यानी कि उसके पास 120 है, तो दूसरे स्टोर में कितने स्पेंड करेगा वो, तो वो 120/2 + 6 यानी कि 64, है ना। तो 120 में से 64 में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, तीसरे स्टोर के लिए मेरे पास बचेंगे 56 रुपये, 56। तो इसमें कितने स्पेंड करेगा ये, 56 का हाफ हो जाएगा 28 + 4, है ना, 28 + 4 यानी 32 वो स्पेंड कर देगा। तो 32 अगर मैं 56 में से निकालूंगा तो मेरे पास बचेंगे 24, ठीक है। तो 24 में से इसका हाफ करेगा वो 12 + 4 यानी कि वो 16 इसमें स्पेंड कर देगा चौथे स्टोर में, तो है ना 16, तो कितने रुपए बचे, 8, यानी 8 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो 4 स्टोर, फोर्थ स्टोर में से 16 किए तो 50 स्टोर में कितने करेगा, इसका हाफ यानी कि 4 + 4, हमेशा 4 ज़्यादा करता है, यानी 8 के 8 वो इसमें स्पेंड कर देगा, 8 ही रुपये उसके पास बचे थे, यानी 5 स्टोर में उसके पैसे ख़त्म हो गए। पहले उस स्टोर में उसने 128 किए, दूसरे में 64, तीसरे में 32, चौथे में 16 और पाँचवें में 8 रुपये, ठीक है। तो यानी मेरा ऑप्शन 248 करेक्ट हो जाएगा। इसमें 252 में अपना भी वैल्यू पॉइंट में जाने लगी थी, तो अपना भी आप समझ सकते थे कि ये आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। आगे चल के और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि जब हम उसका हाफ करते तो एक बार 0.5 आया था, फिर 0.25 आ जाता, फिर 0.125, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था, ठीक है। तो पॉइंट में तो आना ही नहीं था, तो 248 आपका सही आंसर आ गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ लीजिए आप एक बार। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है वो 7:3 है ना, 30 लीटर में, रेशियो वाटर एंड मिल्क इन 30 लीटर मिक्सचर में 7:3 है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी निकालो जो कि इसमें ऐड करें हम मिक्सचर में, कि जो इनका रेशियो है वाटर और मिल्क का वो 6:1 हो जाए, ठीक है। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं कि इस वाले सॉल्यूशन में 30 लीटर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7:3 में है तो मान के चलते हैं 7x + 3x = 30, तो ये 10x = 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी कि 7x क्या था मेरे पास, 7x था वाटर, तो यानी 7 × 3 21, 21 लीटर मेरे पास वाटर था, और मिल्क था मेरे पास 3x, x की वैल्यू 3 है तो 9, यानी कि 9 लीटर मेरे पास मिल्क है। तो 30 लीटर मिक्सचर में 21 लीटर मेरे पास वाटर है और 9 लीटर मेरे पास मिल्क है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 30 लीटर में मेरे पास 21 लीटर वाटर था, वाटर, और 9 लीटर मिल्क है, 9 लीटर मिल्क। तो अब क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, हम इसमें कितना वाटर मिलाएं, कितना हम इसमें पानी मिलाएं कि जो हमारा मिक्सचर है वो 6:1 हो जाए। यानी हमें मिल्क की हमें क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है, केवल हमें वाटर बताना है, हमें पानी हम इसमें कितना मिलाएं। तो देखिए अपने आप आपको पता लग जाना चाहिए कि वाटर, पानी और मिल्क का रेशियो 6:1 है ना, और मेरे पास जो मिल्क है वो 9 है। तो इसका रेशियो 6:1 कब होगा, जब आपका पानी 54 होगा, 54 लीटर, क्योंकि जब तो मैं डिवाइड करूँगा 9 × 1 जब 9 9 6 = 54, है ना, क्योंकि मिल्क की वैल्यू 9 है
मिल्क की वैल्यू यहाँ से 9 लीटर है। इसने कहा है कि वाटर हम कितना, पानी कितना मिलाएं, यानी मिल्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इससे हमें पता लग गया है कि इस मिक्सचर में 6:1 जब मिक्सचर होगा तो उसमें 54 लीटर वाटर होगा, 54 लीटर पानी होगा, है ना, और 9 लीटर आपका मिल्क होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना हम पानी और मिलाएं। तो पहले में कितना था, 21 लीटर, 21 लीटर पहले से था, 54 लीटर बाद में हो गया। तो हमने कितना पानी मिलाया होगा, 54 - 21, जो कि हमारा आ जाएगा 33। तो यानी कि हमें 33 लीटर पानी मिलाना होगा, जो कि जो वाटर, जो पानी और मिल्क का जो रेशियो है वो 6:1 हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वरना आप एक बार फिर से पीछे से देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, तो एप्टीट्यूड सेक्शन के बाद आपका जो सेकंड सेक्शन रहेगा वो रहेगा कोड डिबगिंग। ठीक है, जिसमें कि लगभग सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको 7 क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिकली इन 3 टॉपिक से रहेंगे। या तो आपको लॉजिकल एरर फाइंड करनी रहेगी, या फिर कोड रीयूज, या फिर सिंटैक्स एरर। कोड रीयूज में क्या होता है कि आपको एक कोड लिखा रहता है और उसमें 1-2 लाइन मिसिंग रहती हैं, तो आपको उन 1-2 लाइन को लिखना रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन कोड डिबगिंग के सोल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी आपको मिल सकती है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए कोड डिबगिंग का। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ये कोड दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये फंक्शन है ये कंपाइल तो सक्सेसफुली हो रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है। तो आपको प्रोग्राम को डिबग करना है ताकि डिजायर्ड आउटपुट आ सके। तो बेसिकली ये लॉजिकल एरर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिकल एरर बतानी है लाइन 5 में, 5th लाइन में आपको लॉजिकल एरर बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें एक n इनपुट लेता है ये वाला फंक्शन, और जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हैं उनको प्रिंट कर देता है। तो अगर आपने इनपुट 4 दिया है तो जो आपका आउटपुट है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कोड को डिबग करना है और बताना है कि कौन सी लाइन में एरर है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि 5th लाइन में एरर है, तो आपको ये 5th लाइन में कोड को सही करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक के अंदर एक दूसरे फोर लूप लगा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो पहला फोर लूप है वो तो क्या करेगा, वो तो आपकी नंबर ऑफ़ रो को प्रिंट करेगा, और जो सेकंड फोर लूप है वो बताएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी एक रो में कितने कॉलम आने वाले हैं। ठीक है, यानी कितने नंबर आने वाले हैं। तो आप लोग इसको a = 0 लेकर देखिए अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 हो, देखिए अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो, ठीक है, तो क्या होगा, केवल ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो इतना आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 3 हो तो आपका इतना आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। लेकिन अगर n की वैल्यू केवल 1 है तो आपका केवल 1 आएगा। तो मैं n की वैल्यू 1 लेकर देखता हूँ इस फंक्शन में। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 4a = 0, जो a है आपका वो i तक चलेगा, यानी a जो है आपका वो 1 तक चलेगा, केवल एक बार चलेगा। ठीक है, और a की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो आपका जो ये फोर लूप है वो केवल एक बार चलेगा। और इस वाले लूप में देखिए b = 0 हो गया और b इज़ ग्रेटर देन a। क्या b a से बड़ा है? b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू भी आपकी 0 है। तो ये इनिशियली स्टेटमेंट गलत हो गई है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, 5th स्टेटमेंट है, ये आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी b की वैल्यू जो आप इन्होंने लिखा हुआ है b इज़ ग्रेटर देन a, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो क्या हो रहा है कि n की वैल्यू जब मैंने 1 ली है तो a की वैल्यू भी 0 है इनिशियली और b की वैल्यू भी 0 है। तो b इज़ ग्रेटर देन a जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि यहीं पर आपकी मिस्टेक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप ये वाला लूप बनाते हो तो जो b की कंडीशन है वो आपकी कैसे चलती है, b मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, तो जब आप इस वाली कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करोगे उसके बाद ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और आपका जो ये फोर लूप है ये आपका अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है कि जो आपके पैटर्न प्रिंटिंग के आपके जो लॉजिक रहते हैं, जैसे कि कुछ पैटर्न प्रिंटिंग ऐसा भी आता है ना, स्टार आपको प्रिंट करने रहते हैं, तो उनका लॉजिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक को याद रख लेना, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब आपको लॉजिक याद रहेगा तो आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पर ये गड़बड़ है और इसका जो लॉजिक बनता है वो आपका ये बनता है।
ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली आप ये लोग ये वाली बात समझिए कि आपके पास केवल 20 मिनट का टाइम रहेगा जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं, यानी बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेसिकली लॉजिक आपके वही रहेंगे जो आपने पढ़े हों। ठीक है, तो आप लोग देख कर भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपका ये वाला लॉजिक बनने वाला है। ठीक है, तो दिमाग खोल के करोगे तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर रहेगा इसमें ए। तो आपका जो सही आपका लॉजिक है वो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे। हो सकता है कि मेन एग्जाम में आपको ऑप्शंस ना दिए गए हों। ठीक है, केवल आपको एक एडिटर दे दिया जाएगा जहाँ पे कि आप लोग कोड करोगे और उसको कंपाइल करोगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसको सबमिट कर दोगे। तो हो सकता है वहाँ पर मेन एग्जाम में आपको ऑप्शंस भी ना मिले। तो आप लोग दोनों तरीके से तैयार रहिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको देखिए लॉजिकल एरर फाइंड आउट करनी है। तो जो ये बेसिकली जो ये आपका प्रोग्राम है ये कंपाइल तो हो रहा है सक्सेसफुली, लेकिन जो आपके रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिकल एरर फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसमें 2 क्वेश्चन एक ही साथ में कवर कर ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, और मैं आपको 2 क्वेश्चंस एक साथ बता सकूँ। तो मैंने 2 क्वेश्चंस में इसे स्प्लिट कर लिया है। सबसे पहले आप लोग लाइन नंबर 6 में एरर बताइए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, लीनियर सर्च कर रहा है। बेसिकली आपका एक एरे है। सपोज करिए आपने एक एरे लिया है A4। ठीक है, और इसमें 4 एलिमेंट है आपके 3 1 2 4। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें आपको लाइन नंबर 6 में आपको एरर बतानी है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, लीनियर सर्च कर रहा है। तो इसमें देखिए आपके 2 इनपुट रहेंगे। एक रहेगा नम। नम क्या रहेगा, नम रहेगा टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन एन एरे। और एक्स क्या रहेगा, जो कि आपको फाइंड आउट करना है एरे में। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक एरे है ए नाम का, और इसमें आपके ये 4 आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैं मान के चलता हूँ कि मैं 3 फाइंड आउट करना है मुझे। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। और नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि नम क्या है, नम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले फंक्शन में देखूँगा तो नम की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बतानी है लाइन नंबर 6 में क्या एरर है। तो मैंने जो ये इनपुट लिया है ये इसी हिसाब से लिया है ताकि मैं आपको एकदम से समझा सकूं कि कैसे पता लगा कि इसमें एरर क्या है। आप लोग भी एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं ताकि आपको भी पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए लाइन नंबर 6 में। मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने जो ये एरे लिया है इसके हिसाब से नम की वैल्यू 4 है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो 3 है, यानी एक्स की वैल्यू 3 हो गई है। तो अगर हम इस वाले फॉर लूप में चलेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि आई की इनिशियल वैल्यू 0 है और आई कब तक चलेगा, आई चलेगा नम तक, आई लेस देन नम। और नम की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये वाला जो लूप है आपका ये 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, यानी पहले ये इसे चेक करेगा, यानी इसे चेक करेगा कि क्या ये x के इक्वल है, यानी क्या जो ये वाला एलिमेंट है ये 3 के इक्वल है, हमारे x की वैल्यू 3 है ना। ठीक है, और अगर ये इसके इक्वल है तो आपका ये प्रिंट एफ कर देगा कि हाँ ये प्रेजेंट है। और अगर नहीं है, ठीक है, तो ये फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी फिर ये इसको चेक करेगा। ठीक है, यानी पहले ये इसको चेक कर रहा है इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है इनिशियली। ठीक है, और ये चेक कर रहा है क्या ए आई इज इक्वल टू एक्स है, यानी क्या ये 3 के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये आपका प्रिंट एफ प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो क्या होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ये इसको चेक करेगा कि क्या ये 1 इक्वल टू 3 है। अगर ये इसके इक्वल है तो आपका प्रेजेंट आ जाएगा, नहीं तो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये कब तक चेक करेगा, यहाँ तक चेक करेगा, लास्ट वैल्यू तक। ठीक है, तो मैंने अब जो आपको एग्जांपल लिया है उसमें क्या किया है कि जो x की वैल्यू है वो मैंने आपको 3 ली है, यानी जो आपको फाइंड आउट करना है वो 3 ली है। और एरे की जो पहली एलिमेंट है वो भी मैंने 3 ली है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो जब ये इफ वाली कंडीशन में जाएगा तो ये चेक करेगा क्या a ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, a ऑफ 0 क्या है, मेरा 3 है, यानी क्या 3 इज इक्वल टू एक्स है, और x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यस, ये 3 इक्वल टू 3 है, तो यानी ये वाली इफ़ स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा ये, और ये प्रिंट एफ करा देगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट प्रिंट एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, जब आपने प्रिंट करा ही लिया है प्रेजेंट, ठीक है, यानी जो आपका एलिमेंट है वो आपको मिल गया है, तो अब आप क्या चाहते हो,
अब आप तो इस वाले लूप के बाहर आना चाहोगे ना, क्योंकि आपको आपका एलिमेंट मिल गया है। तो यहाँ पर आपका कंटिन्यू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ब्रेक। गोट माई पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपकी क्या मिस्टेक थी। लाइन नंबर 6 में आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना है कंटिन्यू की जगह। ठीक है, तो आपका जो पहला आंसर आएगा यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ। अब देखिए, अब आप स्टेटमेंट लाइन नंबर 9 में अब आप मिस्टेक बताइए क्या है। तो अब आप एक बार वीडियो पॉज करिए और अपने आप करके देखिए और बताइए मुझे कि क्या आपको एरर लग रही है लाइन नंबर 9 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या एरर लग रही है लाइन नंबर 9 में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं फिर से वही वाली कंडीशन लेकर चलता हूँ। देखिए, ये एक आपका एरे है और इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करता हूँ जो इसमें है ही नहीं। यानी x की वैल्यू जो है वो मैं 5 ले लेता हूँ, क्योंकि 5 इस वाले एरे में नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। नम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, मैं इस वाली कंडीशन को इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि इस वाली लाइन में क्या एरर है। ठीक है, तो अब देखिए, इनिशियली क्या होगा कि i = 0 होगा, तो ये i चेक करेगा। i कब तक चलेगा, i > 4, तब तक ये चलेगा, यानी 4 टाइम्स तक चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू इनिशियली 0 है। तो i 0, फिर i 1 के लिए, फिर i 2 के लिए और i 3 के लिए 4 बार आपका लूप चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करेगा ai = x है, यानी क्या a ऑफ 0, यानी जो ये 3 है, क्या ये आपका 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इफ़ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। तो इनिशियली i आपका 0 था, अब क्या होगा, i = 1 हो जाएगा। तो फिर ये वाली इफ़ कंडीशन चेक होगी, क्या a1 = x है। a1 क्या है आपका, 2, तो यानी क्या 2 = 5 है, नहीं है आपका। तो फिर से क्या होगा, जो ये इफ़ कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि जो i की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई है, i की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा कि क्या a2 = x है, यानी क्या ये 1 है जो है ना, a2 क्या ये 5 के इक्वल है, x के इक्वल है, क्या ये 5 के इक्वल है, नहीं है। तो फिर से क्या होगा, फिर से i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई है, i की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, और i की वैल्यू 3 का मतलब कितना है कि ये है ना, क्योंकि ये यहाँ पर a3 हो गया है ना, तो ये चेक करेगा कि क्या ये 4 जो है, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, क्या ये 5 के इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू एक बार फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब देखिए, जब i की वैल्यू 4 हुई है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन दोबारा से चेक करेगा कि क्या i > num है। तो देखिए, अब i > num नहीं है, क्योंकि देखिए i शुड बी <4 था, क्योंकि num की वैल्यू 4 है। तो अब i की वैल्यू भी 4 हो चुकी है आपकी और num की वैल्यू भी 4 हो चुकी है। तो 4 इज़ नॉट <4। तो अब क्या होगा, ये वाला जो 4 स्टेटमेंट है ये इसके बाहर आ जाएगा, फोर लूप के बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये चेक होगा, पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ i = num -1 देन नोट प्रेजेंट। तो तब आप प्रिंट कर दीजिए नोट प्रेजेंट। तो इस केस में i की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, i की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, और num -1 कितना है, 3 है। तो ये चेक कर रहा है कि क्या 4 = 3 है, तब नोट प्रेजेंट प्रिंट करे। लेकिन देखिए, मैंने क्या सर्च किया, मैंने 5 सर्च किया। ठीक है, तो 5 इस वाले एरे में नहीं था, तो मुझको तो नोट प्रेजेंट प्रिंट कराना है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या सर्च कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर i की वैल्यू num -1 के इक्वल है तभी ये नोट प्रेजेंट प्रिंट करे। ठीक है, लेकिन मेरी तो i की वैल्यू भी 4 हो चुकी है और num -1 की वैल्यू कितनी है, num की वैल्यू भी मेरी 4 है, यानी num -1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9th लाइन में कुछ गड़बड़ है। तो यही इन्होंने पूछा है कि लाइन नंबर 9 में क्या गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मेरी i की वैल्यू 4 हो चुकी थी, है ना, और num की वैल्यू भी मेरी 4 थी। ठीक है, तो मैंने एक एक करके पूरे के पूरे एरे में एलिमेंट सर्च किया और मेरे को वो वाला एलिमेंट x के इक्वल नहीं मिला, तभी मैं इस वाले फोर लूप के बाहर आया हूँ। ठीक है, तो 9th लाइन में क्या होना चाहिए कि इफ़ i = num, तब मेरा ये प्रिंट हो जाए कि नोट प्रेजेंट, क्योंकि num -1 में तो ये इफ़ स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू भी आपकी 4 हो चुकी थी और नम की वैल्यू भी आपकी 4 हो चुकी थी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी। ठीक है, तो आप लोग जब इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे अगर आप लोग कंपाइलर पर, तो आपका ये आंसर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले जो क्वेश्चन था इसमें आपकी 2 मिस्टेक थी। यहाँ पर आपका कंटिन्यू की जगह ब्रेक आना था, और जो ये लॉजिक है यहाँ पर आई इक्वल टू नम होना था, ना कि नम -1। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं 4th क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है, और ये वाला जो प्रोग्राम है ये क्या है कि आपका एक 4 डिजिट नंबर को ये एक्सेप्ट करता है और हर एक डिजिट को 2 इंक्रीज करके आपको रिटर्न कर देता है, हुज डिजिट्स आर 2 ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग डिजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि अगर आप 9 या फिर 8 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट है वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिए जो ये आपका सैम्पल इनपुट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 5 6 9 6। तो मैं अगर हर एक डिजिट में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो देखिए क्या होगा, 6 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 8 सही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 9 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ 2 इन 9 एंड 8 विल प्रिंट ओनली द यूनिट डिजिट। तो अगर मैं 9 में 2 को ऐड करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 11 आता है। तो यूनिट डिजिट क्या होती है, 1। तो यानी ये इनका 9 और 2 का एडिशन केवल 1 आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएंगे आपके, और 5 और 2 7 आ जाएगा। तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 7818। तो जो कि ये है 7818 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग 8 में 2 ऐड करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो 10 आता है, लेकिन क्या आपको प्रिंट कराना है, केवल 0, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल यूनिट डिजिट। ठीक है, तो केवल 9 और 8 के लिए आपकी एक्सेप्शंस हैं, बाकी आप लोग का नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको इसको कोड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कोड रीयूज का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग देखिए क्या बोल रहा है कि इसने एक नंबर्स ले लिए हैं, इफ़ CHI इज इक्वल टू 8। देखिए अगर 8 हो तो क्या हो, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 8 हो या फिर 9 हो तो जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तो केवल यूनिट डिजिट आपकी प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं 8 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो कितना आता है, मेरा 10 आता है, लेकिन मुझे क्या प्रिंट कराना है, केवल 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर जो आपका एलिमेंट है वो 8 है तो क्या हो कि CH ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, इस वाली लाइन पर। ठीक है, और अगर एल्स इफ़ देखिए 1 कब हो, अगर 9 हो यहाँ पर, और 9 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो कितना आता है मेरा, 1 तो मुझे यूनिट डिजिट करानी है तो केवल 1 करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है और आपका आउटपुट अपने आप दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इफ़ स्टेटमेंट क्या होगी, आपका 1 का प्रिंट हो, 1 तभी तो हो अगर आप 9 में ऐड करो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप इसको इसी तरीके से लिख दोगे जैसे इन्होंने CHI इज इक्वल टू 8 लिखा है, बस आप 8 की जगह 9 लिख दोगे। ठीक है, तो देखिए अब स्टेटमेंट क्या बन चुकी है, स्टेटमेंट इतनी बन चुकी है कि अगर 8 हो तो क्या प्रिंट हो, 8 हो तो आपका 0 प्रिंट हो जाए, जो मैंने अभी अभी लिखा था। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर 9 हो तो आपका 1 प्रिंट हो जाए, नहीं तो क्या हो, एल्स, यानी अगर 8 और 9 के अलावा कुछ और हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी हो तो क्या हो, आपका सिंपली 2 ऐड हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, इस वाली लाइन में आप लोग क्या लिख दोगे कि अगर कुछ और है, एल्स इन्होंने लिखा है, तो CHI इज इक्वल टू क्या हो जाए, CHI +2। ठीक है ना, यही तो आप चाहते हो कि अगर 8 हो तो आपका आउटपुट क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखवा चुका हूँ आपको, CHI इज इक्वल टू 0 आप लोग लिख दोगे। अगर 9 हो तो 1 हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर ये इसमें 2 ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 8 हो तो आप 0 करा दोगे, अगर 9 है, 9 से आप यहाँ पर कंपेयर कराओगे तो आपका 1 आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप लोग 2 में ऐड करा दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोड रीयूज का क्वेश्चन था, इसमें आपको कंप्लीट कोड करना था। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें आपको पैलिंड्रोम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी आपको कंप्लीट करना है कोड, ठीक है। तो देखिए जैसे ये पैलिंड्रोम के क्वेश्चंस हो गए या फिर लीप ईयर के क्वेश्चन हो गए, प्राइम नंबर के हो गए, पैटर्न प्रिंटिंग के हो गए, तो आपको जो इनका लॉजिक है वो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रटा हुआ इन द सेंस ये नहीं कि आपको रट्टे मारने हैं, आपको समझ के रट्टे मारने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉजिक क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए, आपको इसका आंसर देखते ही पता लग जाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बार पैलिंड्रोम बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अगर कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक आपकी स्ट्रिंग है, जैसे कि आपकी ये है, इन्होंने जो एग्जांपल दिया है मैडम, ठीक है। तो देखिए पैलिंड्रोम कब होता है, अगर आप लोग इसको उल्टा करके लिख दो और ये सेम आ जाए तो आपकी पैलिंड्रोम होगी। तो जैसे ये मैडम है, अगर मैं इसको उल्टा करूं, यानी इसको, इस वाले एम को मैं पहले लिखूं, इसको फिर लिखूं, फिर इसको लिखूं, फिर इसको लिखूं और फिर इसको लिखूं, तो ये बिल्कुल इसके तरह की एग्जैक्ट बन गई है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम का ही आपका कोड है, यानी अगर आपका ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है तो आपका जो आउटपुट है वो पैलिंड्रोम आ जाएगा, और अगर नहीं है तो नॉट अ पैलिंड्रोम आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एलिफेंट है, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये एलिफेंट नहीं बनेगा, ये आपका कुछ और बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, पहले आपका टी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ए आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू इनिशियल स्ट्रिंग, यानी एलिफेंट के वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपका ये नॉट पैलिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, देखिए आप लोग इसमें क्या करोगे, आप लोग देखिए इनिशियली ये क्या कर रहे हैं, इनिशियली देखिए यहाँ पर देखिए आप लेंथ को इन्होंने 0 ले लिया है और यहाँ पर आप लोग लेंथ को निकाल रहे हैं। तो देखिए लेंथ आप लोग कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 ए आई, ठीक है। ये आपका कब तक चले, जब तक आपकी ए आई जो है वो नल ना हो जाए, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर जो आपका लेन है उसको आपको प्लस 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 कर दो आप उसको, कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे आप लोग इस वाले स्ट्रिंग को मान के चलिए, तो आई इज इक्वल टू 0 होगा, तो यानी हम लोग इस m को रेफ़र कर रहे हैं। तो क्या है कि a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जो ये m है ये नल के इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो लेंथ वेरिएबल है वो प्लस प्लस हो जाए, यानी लेंथ वेरिएबल में एक ऐड हो जाए। इनिशियली लेंथ वेरिएबल कितना था, 0 था, ठीक है। तो इनिशियली लेंथ वेरिएबल 0 था, तो क्योंकि ये नल नहीं है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो नल रहता है, तो जब वो होगा तो तब ये फोर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको लूप लगाना था लेंथ वेरिएबल निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आप लोग कोड को लिख दोगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा साफ साफ लिखा हुआ एग्जैक्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो लेंथ है, यानी जैसे ये मैडम था, इसमें जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 5। तो ये आपकी इसमें वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है लेन में, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर से एक फोर लूप लगाओगे, तो फिर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको मिसिंग लाइन भी लिखनी है और आपको लॉजिकल एरर भी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लॉजिकल एरर अपने आप मिल जाएगी। अगर आप 12th लाइन में देखोगे, देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ i इज इक्वल टू n, लेकिन आप इसमें कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि कंपेयर अगर आप करोगे तो क्या करोगे, i इज इक्वल टू n, तभी आपका कंपेयर होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आपने असाइन कर दिया है n की वैल्यू i में, ठीक है। तो आपकी लॉजिकल एरर आपको मिल गई होगी कि यहाँ पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू n, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला कोड आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आपको जो लेंथ है वो आपको मिल चुकी है इस वाली स्ट्रिंग की, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग की आपको लेंथ मिल चुकी है, इस वाली स्ट्रिंग की। तो अब आप क्या कर रहे हो, देखिए लेंथ जितनी है उसका बाई 2 करके उस तक आप लोग लूप को चला रहे हो। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम कब होती है, अगर आप उसको उल्टा करके लिखो तो वो आपकी सेम आ जाए। तो बेसिकली देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप लोग इसे कोडिंग में करोगे तो कैसे करोगे, अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, देखिए आप पहले एलिमेंट को कंपेयर करोगे लास्ट से, अगर ये इक्वल है तो ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दोगे कि ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। लेकिन अगर पहला लास्ट के इक्वल नहीं है तो आप तुरंत कह दोगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है, देखिए लेंथ, आपको लेंथ आ गई है 5,
ठीक है। अगर इस वाली स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लेंथ निकाली है, वो आ गई है 5। तो जो ये फोर लूप है ये कब तक चल रहा है, len/2 यानी 5/2 यानी कि 2, यानी आपका 2 तक चलेगा। ठीक है। तो आई कब तक चलेगा, व्हेन i इज लेस देन 2, यानी इसका मतलब i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो i की वैल्यू के लिए ये चलने वाला है। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, m को आप लोग कंपेयर करोगे इस वाले m से। ठीक है, ये मैं आपको कोड बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर m इसके इक्वल है उसके बाद आप लोग 1 को चेक करोगे। ठीक है, 1 को इसके इक्वल चेक करोगे। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, देखिए अगर हम लोग पहले वेरिएबल की बात करें तो इसको तो आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हो ai करके। ठीक है, जहाँ पे i की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। और लास्ट एलिमेंट को कैसे करोगे आप, लास्ट एलिमेंट को करोगे आप a ऑफ l माइनस आई माइनस 1 करके। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपका लेंथ निकालने का, इसलिए आपने लेंथ निकाली है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप लोग कंपेयर कराओगे इस फोर लूप के अंदर, क्या ए आई इज इक्वल टू ए एल माइनस आई माइनस 1 है। अगर है तो आप लोग n की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको पैलिंड्रोम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं हम लोग, पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, क्या वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो फिर सेकंड लास्ट को यानी सेकंड एलिमेंट को सेकंड लास्ट से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग पहले लेंथ निकालते हैं और यहाँ पर len/2 कर देते हैं ताकि हमें पता लग सके, हम लोग मिडल वैल्यू निकाल सकें और हमें पता लग सके कि हमें कंपेयर कब तक करना है। ठीक है, तो आपका जो एक कोड रहेगा वो ये रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका फोर लूप रहेगा जो कि आपको लेंथ निकालने के काम आया है। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका था, यहाँ पर आपकी लॉजिकल एरर थी। ठीक है, और ये आपने कंपैरिजन किया है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपने ए आई किसको लिखा है, आपने पहले इस एलिमेंट को लिखा है स्ट्रिंग के, और l माइनस आई माइनस 1 लास्ट से अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कंपेयर करोगे और n की वैल्यू देख लोगे, इंक्रीमेंट करते रहोगे। ठीक है, और लास्ट में अगर i की वैल्यू n के इक्वल है तो आप पैलिंड्रोम प्रिंट करा दोगे, नहीं तो नोट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैलिंड्रोम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिन लोगों ने प्रोग्राम भी पढ़ा होगा, वो देखते ही लॉजिक को कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बेसिक लॉजिक हैं उनको ज़रूर से पढ़कर जाना। ठीक है, तो आई होप आपको कोड डिबगिंग के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे, वो किसी भी यूट्यूब वीडियो में कोड डिबगिंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि रहेगा आपका इंग्लिश का सेक्शन। तो बेसिकली आपको इस लास्ट सेक्शन में एस्से राइटिंग आपको मिलने वाला है। तो हमारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लगभग आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको एक एस्से आपको लिखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ खास रहता नहीं है, कुछ खास है नहीं बताने के लिए। बेसिकली आपको केवल आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसमें ग्रामर की जो मिस्टेक रहती हैं वो नहीं करनी है आपको। अगर आप वो नहीं करोगे और आपको अच्छे से लिखोगे, जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स आपको दिए रहेंगे उनको आप लोग फॉलो करोगे, तो आप लोग इस वाले सेक्शन को आसानी से आप लोग क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली क्या करता हूँ कि कुछ आपको टॉपिक्स बता देता हूँ एस्से राइटिंग के, जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, आप लोग उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एस्से राइटिंग में। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली कुछ 15 से 20 आपको ऐसे टॉपिक दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए एक एक। ठीक है, तो ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, आप लोग 2-4 आप लोग लिख कर देख लीजिए। बेसिकली आपको बस वहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ये ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। मेन जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो कोड डिबगिंग रहने वाला है, उसको ज़रूर ध्यान से करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि आप लोग कॉग्निजेंट का ज़रूर से हमें कोई मॉक टेस्ट वगैरह सोल्व करिए। ठीक है, तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए और सभी स्टूडेंट में इसे शेयर कर दीजिए जिनका कॉग्निजेंट का एग्ज़ाम है या फिर जो कॉग्निजेंट के प्लेसमेंट में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।